Welcome dear friends, as you are going to face 2025 board examination. So here I am preparing this last minute revision series. So let us start from the macroeconomics. Final goods and intermediate goods, both this very important. Final goods are those goods which are used for final consumption और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए मुझे अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो फाइनल गुड्स जब कहेंगे तो फाइनल वर्ड पर एम्फेसिस देना है, या तो कंजम्पशन हो या तो इन्वेस्टमेंट हो. तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. दैट इज these are the goods which have crossed the production boundary. यहाँ पर अंडरलाइन करना जरूरी है. क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो पहला है क्या, फाइनल कंजम्पशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए, ओके, और ये क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री होना चाहिए. एग्जाम्पल से और सहूलियत हुई, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल भी एमसीक्यू में आ सकता है. ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के ये क्वेश्चन पूछा सकता है. एग्जाम्पल क्या है, मिल्क और ब्रेड. मिल्क कंजम्पशन के लिए फाइनल कंजम्पशन है, तो मिल्क और ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड. अब लेकिन ये तो कंजम्पशन का एग्जाम्पल ले लिया. और मशीन, अब यहाँ पर मिल्क, चूँकि मिल्क से टीवी बनाया सकता है, मिठाई बनाई जा सकती है, लेकिन नहीं, मिल्क डायरेक्ट कंजम्पशन किया जाता है, तो उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है. यहाँ ध्यान रखने की बात है. यहाँ पर अब आता है मशीन परचेज्ड बाई फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री. तब ये इसका मशीन क्या है, ये इस पॉइंट पर आएगा, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. ओके, तो मशीन क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाया गया. तो ये दोनों final goods are those goods which are used for final consumption or for investment purposes. These are the goods which have crossed the production boundary. Now we are going to focus on intermediate goods. They are also called single use producer goods. Intermediate goods are what are also called single use producer goods. ओके, क्योंकि इसको प्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए सिंगल यूज. और ये जैसे मान लो कि गेहूँ का प्रोडक्शन है, तो सीड जो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, है ना. जैसे मिल्क है, उससे मिठाई बनानी है, तो मिल्क क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा वहाँ पर. इज टू सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म फ्रॉम अनदर ना, फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पसेज इन द सेम ईयर. ठीक है, सेम ईयर है ना, एक ही साल में होना चाहिए. फर्दर प्रोडक्शन पर्पसेज, तो दोबारा जो उसका प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो उस पर्पस से इसका प्रयोग किया जाता है. तो फर्दर प्रोडक्शन पर्पसेज इन द सेम ईयर. और फॉर रीसेल, अब रीसेल वाले में आपको एक आगे दिया होगा, जो मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल, मोबाइल का एग्जांपल, कि आपने मोबाइल कंपनी से लिया और फिर आप वहाँ पर कस्टमर को बेचते हो, तो वो रीसेल हो गया, क्योंकि उसमें जो रिटेलर्स है तो उनको फ़ायदा हो जाता है, जो दुकानदार है उनको फ़ायदा हो जाता है. ओके, तो वो उसकी बात यहाँ की जा रही है. तो एक बार पुनः देखते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स उनको भी कहा जाता है. आर दोज गुड्स विच आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म फ्रॉम अनदर और फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पसेज इन द सेम ईयर फॉर रीसेल. ओके, एग्जाम्पल क्या, रॉ मटेरियल सच एज स्टील शीट. अब स्टील शीट से क्या स्टील का प्रोडक्शन होगा, स्टील शीट्स यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, एंड कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा हो. मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय ए मोबाइल डीलर, ओके, एट्सेट्रा. इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आएंगे इंटरमीडिएट गुड्स में. तो इंटरमीडिएट गुड्स दे हैव नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री. यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए था कि इंटरमीडिएट गुड्स है, यहाँ पर क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दे हैव नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री. मैं लिख देता हूँ, दे हैव नॉट क्रॉस्ड, तभी तो फर्दर प्रोडक्शन में यूजफुल होगा, प्रोडक्शन बाउंड्री. ठीक है, ओके. मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली नॉन ड्यूरेबल इन नेचर. जनरली, ये जनरली है ना, नॉन ड्यूरेबल इन नेचर.
Okay, they are the goods used as a raw material. They are the goods used as a raw material and they lose their identity. ठीक है, और अपनी ये पहचान खो देते हैं. सीड्स जो है पहचान खो दिया तब उससे क्रॉप निकल कर आई. तो लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कम्युनिटी. फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कम्युनिटी. Distinction between the final and intermediate goods is needed to estimate the correct value of gross domestic product (GDP). In the absence of this distinction, GDP may be overestimated and may lead to problem of double counting. अब यहाँ ध्यान देने की बात है ना, इससे भी क्वेश्चन बनता है. फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिस्टिंक्शन क्या किया जा रहा है. डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज नीडेड. ऐसा क्यों करना जरूरी है. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नीडेड टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ जीडीपी. जीडीपी का करेक्ट वैल्यू निकालना हो तब इसका एस्टिमेशन इसलिए ज़रूरी होता है. इन द एब्सेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, अगर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का अंतर नहीं हम कर पाएंगे तो क्या होगा. जीडीपी में भी ओवर एस्टिमेटेड. जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी. जीडीपी हो जाएगी ओवर एस्टिमेटेड एंड मे लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. तो क्या होगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स में भी होगा, वो फाइनल गुड्स में भी हो जाएगा. अब आते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इस पूरे में केवल मेरा फोकस होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना. कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल गुड्स. क्या है ये फाइनल गुड्स हैं. कंजम्पशन गुड्स विच आर यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, एज फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा. इट मे इंक्लूड सर्विसेज एज वेल. ओके, सर्विसेज को भी ये शामिल करते हैं. इट मे इंक्लूड सर्विसेज एज वेल. ठीक है. कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड. ठीक है. आर दोज फाइनल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या है. आर दोज फाइनल गुड्स, वो फाइनल गुड्स हैं विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन में सहायक होती हैं. फॉर ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज. मशीनरी, अब मशीनरी जो है क्या फर्दर प्रोडक्शन में सहायक होती है. चाहे किसी भी तरह की मशीन हो, वो चाहे क्लोथ हो, चाहे कोई भी मशीन, फूड प्रोसेसिंग कुछ भी हो, तो वो दूसरे चीज़ों को फर्दर प्रोडक्शन में सहायक होती है. फर्दर प्रोडक्शन विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. एग्जाम्पल मशीनरी. दे आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, इमीडिएट नीड्स की बात नहीं करता है कैपिटल गुड्स. तो कैपिटल गुड्स दोबारा देखेंगे, इनको इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं. ये लंबे समय तक चलता है. और ठीक है, आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एज फॉर एग्जाम्पल मशीनरी. दे आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर. ओके, स्टॉक्स एंड फ्लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट. चलिए, द स्टॉक्स आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच क्वांटिटी हुज क्वांटिटी. स्टॉक्स आर व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ये सब वर्ड हमेशा ध्यान रखना चाहिए. स्टॉक्स आर व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. As for example, capital, wealth, money supply, inventories, buildings and machines in a factory, balance in a bank account, etc. तो स्टॉक्स के सब एग्जाम्पल है. इसमें से इसी में से कोई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट. तो दो ले लिया, कैपिटल वेल्थ ले लिया और फिर दे दिया ऐसे एक्सपोर्ट ले लिया. अब और थर्ड वन दे दिया कि वन इज करेक्ट, सेकेंड दिया कि 1 and 2 इज करेक्ट. ऐसे करके भी और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दें, इसलिए सभी एग्जाम्पल याद होना चाहिए. स्टॉक्स आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एज फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, वेल्थ, मनी सप्लाई, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी इन a factory, balance in a bank account, etc. Whereas flows are economic variables whose quantity is measured over a period of time. Okay, period of time.
एज फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम है ना, पूरे एक साल का निकल आता है, जीडीपी प्रोडक्शन और आउटपुट, सेल्स है ना, सेल इसको क्वार्टरली भी निकल आता है, सेल्स 3 महीने का, 4 महीने का, हाफ ईयरली, इस तरह से सेविंग्स है ना, पूरे साल में कितना किया, पूरे महीने में कितना किया, पूरे वीक में कितना किया। तो ये तो सेविंग्स एक्सपेंडिचर के साथ भी यही हाल है। प्रॉफिट्स लॉसेस, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ग्रॉस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट है ना, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन मनी सप्लाई और मनी क्रिएशन, वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा। तो ये ज़्यादातर चीज़ें हमारा फ्लोज में आ रही हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे कि नेशनल इनकम, जीडीपी और प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स पूछता है, सेविंग्स पूछता है, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉसेज, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ग्रोस ग्रॉस स्लैश। अब देखो एक्सपोर्ट्स है तो इंपोर्ट्स, ये दिमाग में आ जाएगा कि एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट भी होगा, इस तरीके से। अब चेंज है, इन्वेंट्रीज होता तो इसमें होता, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्रीज है, चेंज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इसमें था, चेंज इन मनी सप्लाई इसमें हो गया, सप्लाई और मनी क्रिएशन, वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस हमने देखा कि हमने क्या फाइनल गुड्स देखा, इंटरमीडिएट गुड्स देखा, कंजम्पशन गुड्स देखा, कैपिटल गुड्स देखा, स्टॉक देखा और फ्लो देखा। अब इन्वेंट्री एंड चेंज इन्वेंट्री में क्या अंतर है ना, ये बिल्कुल सॉल्व करते समय इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन तो सब याद ही होना चाहिए। द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ क्या, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, एक तो फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड फिनिश्ड, और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री लिख के हम क्या कहते हैं, अनफिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स फ्लो चार्ट के रूप में रखेंगे तो आसान से याद होगा। ठीक है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री के ऐसे करके, मेरे कहने का मतलब कि इन्वेंट्री ऐसे लिख दिया, इन्वेंट्री और इसका ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, तो ये हो गया, दूसरा ऐसे लिख दिया, तीसरा ऐसे लिख दिया। तो पहले क्या, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, अनसोल्ड यहीं पर है इसलिए मैं अनसोल्ड UFG, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद अनसोल्ड फिनिश्ड गुड हो गया और सेमी फिनिश्ड गुड, तो ये हो गया सेमी फिनिश्ड गुड्स, SFG, सेमी फिनिश्ड गुड्स। ओके, और रॉ मटेरियल, अब ये है रॉ मटेरियल, तो ये तीन हो गया। तो इन्वेंट्री के 3 पार्ट हो गए, अनफिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, ये सब इन्वेंट्री के पार्ट हो गए। अनफिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो गुड्स नहीं बन पाया, सेमी फिनिश्ड गुड्स आधा ही बना पाइपलाइन में, और रॉ मटेरियल जिससे बना गुड्स बनाया जाता है। ठीक है, चेंज इन्वेंट्रीज क्या होगा, इज द एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, तो सी क्लोजिंग इन्वेंट्री सी माइनस ओपनिंग इंडस्ट्री O। तो सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, ABCD है ना, सी पहले आता है और क्या होगा, O वो लास्ट बाद में आता है, तो C माइनस O, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इट रेफर्स टू द नेट इंक्रीज स्लैश एडिशन टू स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज और स्टॉक refers to the unanticipated change in stock due to unexpected fall in sales। ठीक है, तो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज क्या है, स्टॉक्स रेफर्स टू द अनएंटिसिपेटेड चेंज इन स्टॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन refers to the addition to the stock of fixed assets। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन refers to the addition to the stock of fixed assets। अब फिक्स्ड एसेट्स मशीन के रूप में हो सकता है, एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, या इन्वेंट्रीज के रूप में होगा। मतलब इन्वेंट्रीज बोले तो अनसोल्ड फिनिश गुड्स हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जो इंक्रीज होगा वो, जैसे एग्जांपल क्या होगा, मशीनरी, ये क्या फिक्स्ड एसेट्स है हमारा।
ठीक है, पहली बात तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स होगा एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होगा? अनसोल्ड फिनिश गुड्स हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल गुड्स हो सकता है इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग ईयर में जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो बताता है किसमें? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स में होने वाली वृद्धि और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज है उसमें होने वाली वृद्धि। और फिक्स एसेट्स में क्या होता है? जैसे मशीनरी उसका एग्जांपल है। एडिशन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होता है? अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सब। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट refers to the addition to the stock of fixed assets। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया, मशीनरी इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड अनसोल्ड, जैसे अनसोल्ड फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल्स विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। फिक्स इन्वेस्टमेंट मशीनरी के रूप में जो है वो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसके 3 पार्ट में कहते हैं, अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? इज द कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में लगातार होने वाली कमी, और वो किसकी वजह से होगा? नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ समय के साथ चीज़ें खराब हो जाती हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और चेंज इन टेक्नोलॉजी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया उसके लिए। ठीक है, और जो समय के साथ जो चीज़ों में अपनी गिरावट आती है। ठीक है, और सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, उसकी बात हो रही है। और वियर एंड टियर तो जानते हैं। इस तरीके से तो डिप्रिसिएशन के और भी दूसरे नाम है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन में। जब डिप्रिसिएशन न दे के ये नाम भी दिया जा सकता है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, एनुअल अलाउंसेस फॉर नॉर्मल वियर एंड टियर एंड foreseen obsolescence of fixed capital assets, current annual replacement cost or fixed capital assets to keep their value constant, current annual replacement cost, expenditure on running and maintenance of existing capital goods, part of capital stock used up in each year's production। ये सारे डिप्रिसिएशन के ही नाम हैं, इसको ध्यान रखो। इसके बाद एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, इसे क्वेश्चन कभी आता है, लेकिन इसको आप देख लें। ठीक है, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स 20 साल दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू, जब उसको पूरा तरह रिप्लेस करेंगे तो नील दिखा है, स्क्रैप वैल्यू क्या है? नील है। ठीक है, कुछ वैल्यू भी हो सकता है। डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स 1000, एस्टिमेटेड लाइन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 20 ईयर्स। ठीक है, ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स हो गया। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू नील है यहाँ पर, और अगर कुछ वैल्यू होता तो यहाँ कुछ वैल्यू लिख देते, तो इसको 1000 माइनस 0 माइनस 20, तो ये 50 ही हो गया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या हो गया? उसकी वैल्यू 50 आ गई। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात है जो इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस और जो होता है उसको डिप्रिसिएशन में हम शामिल नहीं करते हैं। विच रेफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स। ये बता रहे हैं कि कैपिटल लॉस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, और ये जो है हमारा ये डिप्रिसिएशन में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और जैसे हमारे भूकंप है और कोई त्रासदी है, इस तरह की जो नेचुरल है, मैनमेड है, तो उससे उसकी वजह से अगर कोई कैपिटल में जो मशीन में नुकसान होता है तो वो हमारा कैपिटल लॉस के अंतर्गत आएगा, ना कि डिप्रिसिएशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ अ mere accounting entry that is needed to accommodate regular wear and tear of the capital. Obviously, depreciation cannot become
एनीबडीज इनकम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन जो किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम नहीं बन सकता। डिप्रिसिएशन में क्या करना है, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते डिप्रिसिएशन को। क्यों? इट इज़ ए मियर अकाउंटिंग एंट्री, केवल एक अकाउंटिंग एंट्री है दैट इज नीडेड टू एकोमोडेट रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल, और रेगुलर जो वियर एंड टियर होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन कैन नॉट बिकम द एनीबडीज इनकम, तो डिप्रिसिएशन किसी व्यक्ति की इनकम का सहारा नहीं हो सकता, मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। सिंपल सी बात। अब यहाँ क्विक रिवीजन करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, ये ध्यान रखना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, thus it is a greater than net investment because gross investment also includes depreciation. ठीक है, however if the value of depreciation is zero then gross investment will be equal to net investment। ये क्वेश्चन, क्या डिप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकते हैं? देखिए कुछ, द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कब? द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इज जीरो, वैल्यू ऑफ depreciation is zero, then gross investment equal to net investment, but gross investment can never be less than less than net investment as depreciation cannot be negative। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ का देख लीजिए ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया ये। इसके बाद मार्केट प्राइसेस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT ना, उसको मार्केट प्राइसेस हो जाएंगे। इकोनॉमी, फैक्टर इनकम क्या है? देखो, वेजेस, सैलरी, नेट रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हमारे फैक्टर इनकम। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इज द टेरिटरी administered by government within which persons, goods and capital circulates freely. As for example, Indian Embassy in America, branch of American Bank in India. Normal residents क्या है? Refers to an individual or an institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। ठीक है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, whose ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies in that country। Okay, so now this is very important concept, domestic income and national income। Domestic income is the money value of all final, ये ध्यान रखना है, all final goods and services produced within the domestic territory by residents and non-resident दोनों है of a country during an accounting year। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पढ़ते हैं तो इसी तरह पढ़ना चाहिए हमको। ओके, तो डोमेस्टिक इनकम जब जैसे ही होगा तो फाइनल गुड्स होगा पहली बार। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज होगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी लोग होंगे वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक जो हमारा अकाउंटिंग ईयर उसमें, उसको दूसरे तरीके से क्या कहा सकता है कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम, इसको दूसरे तरीके से क्या कहा सकता है कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम किसके नाम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अभी देखो, अभी इनकम मेथड से करेंगे तो वेज इसे हमको लेना पड़ेगा, वेज, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट। ओके, तो हम डिफिनेशन को दोनों तरीके से, ये प्रोडक्ट मेथड के द्वारा हो जाएगा, ये इनकम मेथड के द्वारा डिफाइन कर दिया, चीज़ एक ही है। नेशनल इनकम रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स
and services produced by the normal residents residing within or outside a country during an accounting year. Within और आउटसाइड कंट्री नेशनल इनकम है, यहाँ पर देख लो डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, तो ये इसलिए दोनों में अंतर पहचानने का प्रयास करना होगा. रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सही है. सर्विसेज प्रोड्यूस में नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स रिसाइडिंग का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ओके. रिसाइडिंग विद इन अपने देश में हो या बाहर हो, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ओके. अल्टरनेटिवली उसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, ओके. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इरेस्पेक्टिव वेदर अर्नड विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो अंदर किया गया या बाहर किया उससे मतलब नहीं है. तो मतलब डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दिया जाए तो ये होगा जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ दिया जाए तो हमारा नेशनल इनकम हो जाता है. डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है. अब इसको देखिए आगे फॉर्मूला दिया होगा. NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, ओके. अब कंपोनेंट्स ऑफ NFIA क्या है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स और रेसिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI, उसी को मैं बोल रहा था ना. तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम और NFI को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा. तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम माइनस NFI, ठीक है. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी. तो इसको हम बाद में रिवीजन करेंगे क्योंकि स्कूल जाने का टाइम हो गया. व्हेन इसको एक बार देख लेते हैं. व्हेन NFIA इज नेगेटिव डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम प्रोडक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि NFIA जब निगेटिव है तो डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम प्रोडक्ट. देखिए NFIA अगर निगेटिव हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या कहता है कि NFIA निगेटिव हो जाए. मान लीजिए किसी की वैल्यू 10 है, ठीक है, और ये निगेटिव हो जाए -20 हो जाए तो क्या होगा. तो ये क्या कर रहा है कि ऐसे केस में क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक जो इनकम है ये इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो 10 ही है और ये निगेटिव मतलब -20 हो गया. तो 10 प्लस -20 तो ये -10 हो जाएगा. तो ये नेशनल इनकम की वैल्यू -10 हो गई, इसकी वैल्यू 10 हो गई, तो ये बड़े से बड़ा हो जाएगा अगर ये NFIA निगेटिव है. तो चलिए बाकी हम रिवीजन बाद में करेंगे. थैंक यू.